हर हर महादेव। अब ये 3 व्यक्ति सामने मेरे गांव में आए हुए हैं। ये मेरा गांव सनौर है। अब मैं इन तीनों से पूछ रहा हूँ कि आपके पास गांव में आने की परमिशन है, प्रधान की परमिशन है तो दिखा दो, अगर आपके पास पुलिस स्टेशन की परमिशन है तो दिखा दो, तो आप गांव में जाओ। तो ये बंदे मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। हेलो, मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जो उचित समझो वो करो। लेकिन सर वो ऑर्डर। हेलो हेलो, एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। दोस्तों, 24 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। एक 25-26 पॉइंट की एक गाइडलाइन जारी की गई थी। यह गाइडलाइन किसी भी सरकार के लिए इस देश में अगर किसी भी आरोपी पर, किसी भी अपराधी पर, उसकी संपत्ति पर अगर बुलडोजर चलाना है तो उस गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया गया था। वो पूरी की पूरी गाइडलाइन तय की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, कानून को, संविधान को, उसके लिए एक अलग खूंटी बनाई है और वहां पर टांग दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून का बहुत अच्छा वाला सबक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तगड़ी टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है बुलडोजर एक्शन को लेकर के। और आप जानते हैं कि बरेली से लेकर के सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के बहराइच तक और बहराइच से लेकर के प्रयागराज तक, पता नहीं इतने कितने मामले हुए हैं जिसमें सीधे ना कोई लिखा पढ़ी, ना कोई नोटिस, ना कुछ, सीधा सरकार अपनी ताकत का उसने इस्तेमाल किया, अपने दांवपेचों का इस्तेमाल किया और बुलडोजर चला दिया। यानी कि एक तरीके से कानून और संविधान से ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर छाप मुहर बना रखी है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि उसने अपने हिसाब का सिस्टम बना रखा है जो कानून और संविधान से ऊपर है और इतर। और अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है, डंडा चलाया। अभी मैं पूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत उन तमाम पुलिसकर्मियों को एक बड़ा झटका दिया है जिनके खिलाफ सीजेएम विभांशु सुधीर ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईकोर्ट पहुंची थी। क्या हुआ हाईकोर्ट में, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। मामले कुछ और हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर ये देखिए, लल्लन पोस्ट की खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है, कोट अनकोट। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट की टिप्पणी है, माफ कीजिएगा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, उस गाइडलाइन का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार को पिन पॉइंटेड कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है और बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए यह आदेश दिया। मैं आपको इसको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। जरा ये अंग्रेजी की खबर आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस खबर में बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 को उस फैसले के बावजूद जिसमें बुलडोजर जस्टिस को कानून के शासन के खिलाफ बताया गया था, उत्तर प्रदेश में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल भी पूछा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल पूछा कि किसी अपराध के होने के तुरंत बाद किसी ढांचे को गिरा देना क्या यह राज्य की शक्ति का छलपूर्ण प्रयोग नहीं है? राज्य की शक्ति का छलपूर्ण प्रयोग बताया है बुलडोजर एक्शन को। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह कहा कि अदालत के सामने ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कथित अपराध के तुरंत बाद कब्जाधारियों को फौरन नोटिस जारी किया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने का दिखावा करके रिहायशी मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
कोर्ट ने दोस्तों ये टिप्पणी, कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए दिन आते रहते हैं। दूसरी तरफ एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। आपको पता होगा कि संभल के सीजेएम, जो अब नहीं रहे सीजेएम, उनको हटा दिया गया था, विभांशु सुधीर, उन्होंने संभल जामा मस्जिद केस में तत्कालीन संभल के सीईओ अनुज चौधरी और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की और उसने कहा कि हम इस पूरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लेकर के आएंगे, वहां जाएंगे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक बड़ा और करारा झटका दिया है। जरा ये ट्वीट देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पूरी जानकारी को लेकर के दिया है। बताया गया कि संभल में सीजेएम विभांशु सुधीर के आदेश एएसपी अनुज चौधरी सहित कई पुलिस वालों पर एफआईआर के खिलाफ यूपी पुलिस इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी, जहां उसे फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि संभल के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी और उन पुलिसकर्मियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल ने संभल मामले की सुनवाई को लेकर के राहत ना देते हुए कहा है कि अब इस पूरे मामले को हम 9 तारीख को सुनेंगे, 9 फरवरी को सुनेंगे। कहा तो यह भी जा रहा, दावा यह भी किया जा रहा कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और खास तौर पर संभल के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच दोस्तों कुछ और खबरें मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। हर हर महादेव। अब ये 3 व्यक्ति सामने मेरे गांव में आए हुए हैं। ये मेरा गांव सनौर है। अब मैं इन तीनों से पूछ रहा हूं कि आपके पास गांव में आने की परमिशन है, प्रधान की परमिशन है तो दिखा दो, अगर आपके पास पुलिस स्टेशन की परमिशन है तो दिखा दो, तो आप गांव में जाओ। तो ये बंदे मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। ना इनके पास इन्होंने परमिशन बताया जसूर की, वो अभी तक मैंने देखी भी नहीं है, तो ना ये दिखा रहे हैं। तो आप ये देख लो, तीनों बंदे हैं, ये गांव में आ रहे हैं। मैंने इनको साफ ही बोला अगर तो आपके पास परमिशन है तो आप गांव में आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब ये आप देख लो, ना ये परमिशन दिखा रहे हैं और ना ये जहाँ से जा रहे हैं। मैंने इनको बोला कि आप यहाँ से जाओ। ये मेरा गाँव। ये वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। इसमें जो गुंडे या यूं कहें कि जो जाहिल आदमी इन लोगों से यह तर्क दे रहा है कि क्या तुमने गांव में घुसने से पहले पुलिस की परमिशन ली, क्या तुमने गांव में घुसने से पहले प्रधान की परमिशन ली। सवाल इससे दरअसल इसी से उल्टा होना चाहिए, क्या तुमने अपना घटिया मुंह खोलने से पहले अपने दिमाग की परमिशन ली कि तुम क्या बोल रहे हो। इस देश में ऐसा कौन सा नियम कानून है कि मैं अगर किसी गांव में घुसूंगा तो सबसे पहले प्रधान जी जरा चिट्ठी लिख दीजिए, मैं आपके गांव आना चाहता हूं। यह कौन से इस देश में किस जगह पर होता है। लेकिन इन गुंडों को, इन सड़क छाप लोगों को सरकारों ने अपना एजेंडा पालने के लिए खुला छोड़ रखा है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यह पूरा का पूरा संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। जर्नो मिरर ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। दरअसल यह कश्मीरी शॉल विक्रेता है। कश्मीर चाहिए, नफरतियों को कश्मीर में प्लॉट चाहिए, कश्मीरियों से शादी कर लेंगे, शादी चाहिए, लेकिन कश्मीरी अगर शॉल बेचने आ जाए, कश्मीरी अगर ड्राई फ्रूट बेचने आ जाए तो फिर उसको आतंकवादी और जिहादी कर करके गांव से भगा देंगे। यह दरअसल इनका डबल स्टैंडर्ड है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर दरअसल गुजरात के एक मामले से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर है, उस पर कई गंभीर आरोप लगे। जरा ये दवायर की खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए जरा इसको, इसकी हेडलाइन पढ़िए। गुजरात एसआईआर, मुस्लिम वोटर सेज बीजेपी कॉर्पोरेटर रिमूविंग देयर नेम्स बाय डिक्लेयरिंग देम डेड थ्रू फॉर्म 7। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनको लगता है कि ऐसा टास्क दिया गया है कि एसआईआर में मुसलमानों को मृत दिखाओ, फॉर्म 7 पर अंगूठा लगवाओ और मृत दिखा करके नाम कटवा दो।
यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहा, यह कई जगहों बंगाल में भी हुआ है। और ममता बनर्जी इसीलिए आज अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस करने उतरी है, दलील देने। और अभी एक दिन पहले ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई थी और साफ तौर पर कहा था कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो चुनाव आयोग है भाजपा के IT सेल की तरह काम कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गेम कर रही है। इस बीच बीते दिन एक किताब को लेकर के बड़ा हंगामा मचा। किताब है पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की। नरवणे ने एक किताब लिखी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उस किताब को मोदी सरकार रिव्यू के नाम पर पिछले 2 साल से अटकाए हुए है। उसी किताब का कुछ हिस्सा जो कार्मा ने अपने एक आर्टिकल में छापा था, वो आर्टिकल दरअसल राहुल गांधी पढ़ना चाह रहे थे और मोदी सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी पर बिलबिला गए। और बिलबिलाए क्यों? क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की बकौल कांग्रेस वो कायरता छिपी थी जिसका फैसला वो चाइनीज के खिलाफ नहीं ले पा रहे थे। अब उसका एक AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है। जरा देखिए उस पूरे घटनाक्रम, उस पूरे पन्ने जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, उसको विजुअलाइजेशन के तौर पर कांग्रेस ने जारी किया है। ये आपकी स्क्रीन पर। सर, चाइना के टैंक हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हमारे लिए क्या आदेश है? रुको, मैं ऊपर बात करता हूँ। सर, चाइना हमारी ओर टैंक लेकर बढ़ रहा है। हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं। सर, चीनी सेना टैंक लेकर भारत की सीमा के नजदीक आ रही है। हमारी सेना के लिए क्या आदेश है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो उचित समझो वो करो। हेलो। मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जो उचित समझो वो करो। लेकिन सर, वो ऑर्डर। हेलो हेलो। देश के सामने ये एक गंभीर विषय था। प्रधानमंत्री मोदी को सब बताया गया था, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। ये कायर व्यक्ति के लक्षण है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के नहीं। अभी परसों रात में एक ट्रेड डील हुई। अचानक पता चला कि फोन कॉल पे हुआ। अच्छा, हजारों करोड़ रुपए डॉलर खर्चा करके दलालों को वहां पर अमेरिका में जो है उनको भर्ती करके, या यूं कहें कि उनको हायर करके, जो काम ट्रेड डील नहीं कर पाई, जो काम अमेरिका और भारत के बीच में जो नहीं सुलझ पाया, वो काम एक फोन कॉल में सुलझ गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जिस दिन फोन कॉल आई उसके ठीक एक दिन पहले जेफरी एप्स्टीन, दुनिया का सबसे बड़ा यौन अपराधी, जो छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों के साथ को बुला करके उनके साथ जो है घटिया हरकत करवाता था, घटिया काम करवाता था। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा हुआ और उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया। और ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस लगातार कह रही है। नरेंद्र मोदी का नाम आया, उसके अगले दिन फोन पर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई और ट्रेड डील हो गई। और ट्रेड डील कैसी हुई? जिन मुद्दों पर भारत तैयार नहीं हो रहा था सालों साल से, मसलन कृषि क्षेत्र में वो खुली छूट अमेरिका को नहीं देगा भारत में, मसलन कुछ ऐसे और सेक्टर्स हैं जिसमें वो अपना टैरिफ जीरो नहीं करेगा, इन सब पर नरेंद्र मोदी की सरकार दंडवत प्रणाम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने लेटी हुई नजर आई। बदले में भारत को मिला जो 25% टैरिफ था, धमकी देने के बाद जो बढ़ाया गया था उसको घटा करके 18% हो गया। गोदी मीडिया के एंकराओं ने उसको ऐसे चलाया कि अरे पाकिस्तान को इतना लग रहा है, मलेशिया को इतना लग रहा है, चाइना को इतना लग रहा है, भारत को इतना कम मिल रहा है। दरअसल आम आदमी को, आम जनता को इतना पता नहीं होता है। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे गोदी मीडिया के ऊपर चढ़ी जो भक्ति की जिल्द है वो उतरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत कुछ कह रही, वो आप सुनिए। 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी, ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई। एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। यह असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत आप उठा रही है, क्योंकि एप्स्टीन और में पार्लियामेंट के भीतर भी कांग्रेस पार्टी के। और अब मैं आपको अंजना ओम कश्यप का दो मुहापन दिखा देता हूं।
ट्रेड डील टैरिफ बढ़ने के बाद और टैरिफ घटने के बाद दोनों ही मास्टर स्ट्रोक है। ये कला कैसे कर लेते हैं ये लोग, देखिए सर। उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। लेकिन कई राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और दुबई में चूंकि आईपी सिंह ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि गोल्डन माइक के मालकिन ने तो कह दिया कि अपने न्यूज पर सुनिए मैडम अंजना ओम कश्यप को। 25% टैरिफ अगस्त 2025 मोदी का मास्टर स्ट्रोक, 18% टैरिफ फरवरी 2026 मोदी का मास्टर स्ट्रोक। चित भी मेरी पट भी मेरी। प्रियंका भारती यही वीडियो शेयर करते हुए लिख रही हैं, आखिर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। अब बुरी तरीके से ये सब ट्रोल हो रहे हैं और ट्रोल होंगे क्यों नहीं, क्योंकि सच बात तो बताएंगे नहीं। यही आज तक खबर चला रहा था कि ये देखो इतने इतने देशों में इतना टैरिफ लगता, भारत को मात्र 18%। उसका सच भी संदीप चौधरी ने बता दिया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। अरे भाई, औरों पर ज्यादा टैरिफ, हम पर 50% था, अब तो 18 आ गया। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ताइवान सब पर 19% है। श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश 20% है। चाइना पर तो 37% है। देखिए हमारी ताकत। अब इसमें एक और चीज यहां पर कोई चैनल आपको नहीं बताएगा कि दरअसल एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है। जिस भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है अमेरिका, उसको 5% की रियायत दे देता है टैरिफ में। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।